एचआरएम के बेसिकली 3 हेड्स होते हैं, प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रोफेशनल हेड होता है वो अपने आप को पूरी तरह से केवल एक काम से रिलेट करता है, कौन सी जॉब है, उसका क्या एलिजिबल कैंडिडेट है, और जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसके वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए। प्रोफेशनल मतलब क्या है, पेशेवर, जो एचआरएम डिपार्टमेंट का मेन काम है। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशनल, संस्थागत काम उसका क्या होता है। संस्थागत काम के तौर पे एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये होती है कि जैसे कोई एम्प्लॉय छोड़ के काम जाए, या जैसे किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो जाए, क्लोज द डोर, या जैसे किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो जाए, या जैसे किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन हो जाए, जो जगह खाली होती है सबसे पहले तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति ऐसे सोर्स से की जाए जिस पे खर्चा ना हो। मतलब हो सकता है हमारे पास पुराने कैंडिडेट्स, कुछ एप्लीकेंट्स अवेलेबल हों। अगर हम हर समय पोजीशन को भरने के लिए एम्प्लॉयज़ के ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करेंगे तो एचआर डिपार्टमेंट एक काफ़ी महंगा डिपार्टमेंट साबित हो सकता है। एचआर डिपार्टमेंट कोशिश यही करता है कि अगर हमने वेटिंग लिस्ट में भी कुछ कैंडिडेट्स को रखा है जो उस काबिल है तो पहले उनको रिक्रूट करें। और अंतिम जो कि सोशल या सामाजिक है, तो एम्प्लॉय भी क्या है, एक व्यक्ति है। इफ़ ही इज़ वर्किंग या इफ शी इज़ वर्किंग, आफ्टर ऑल ही और शी इज़ अ ह्यूमन। वो काम कर रहा है या कर रही है और वो पैसे पा रहा है, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। व्यक्ति अगर कहीं भी काम करता है सबसे पहले वो देखता है कहाँ उसका मान सम्मान है। अगर उसको न्योचित मान सम्मान नहीं मिलता है, उसका रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, उसको डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट किया जाता है, कितनी भी अच्छी सैलरी दो, एक नॉर्मल इंसान ऐसे एटमॉस्फेयर में लंबा काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसकी मजबूरी है तो कुछ दिन तक काम करेगा जब तक वो किसी अच्छी नौकरी को नहीं पा जाता है, जो कि बहुत जल्द होगा। उसके बाद अगर आपने महिला कर्मचारी रखी है और आपके पास महिला शौचालय अवेलेबल नहीं है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कोई भी महिला के लिए काम करना संभव नहीं होगा। साथ ही साथ अगर पानी, पीने का साफ पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, सफाई नहीं है, अब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिख के देता थोड़ी है कि हमारे यहाँ सफाई रहेगी नहीं रहेगी, या अगर सफाई नहीं है और एम्प्लॉय ने कंप्लेन की तो आप बोल दो कि कॉन्ट्रैक्ट में सफाई तो नहीं लिखी थी। नहीं, दिस इज द वर्किंग कंडीशन विद इन विच दैट पर्सन इज वर्किंग। और अगर वर्किंग कंडीशन ही कायदे की नहीं रहेंगे फिर पैसा रुपया सारा कुछ सेकेंडरी हो जाता है। द वर्किंग एनवायरनमेंट जहाँ पे 5 घंटे 4 घंटे 8 घंटे बैठ के कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो वातावरण कैसा है, और कहीं उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, डोमिनेंस ना हो, ये सारी चीज़ें इंश्योर करने का भी काम किसका होता है, एचआर डिपार्टमेंट का। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है, अगेन हमारे पीडीएफ से ही देख रहे हैं, इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ एचआरएम मैनेजमेंट। एचआरएम मैनेजमेंट तो उसमें आ गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, जो क्या कह सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ कैंडिडेट उसको एक सक्षम एम्प्लॉय बनाता है कंपनी में, उसका क्या प्रोसेस है, उसी पीडीएफ में देखेंगे जो हमारे पास लिखा हुआ हमारा अवेलेबल है। सबसे पहला है एचआर प्लानिंग। इस प्लानिंग के अंतर्गत एचआर की टीम क्या करती, मान लीजिए एक कॉलेज है, वहाँ पे एक टीचर कोई पुराना छोड़ के गया तो एक टीचर की जगह खाली हो। जो टीचर छोड़ के गया वो सोशल स्टडीज़ का टीचर था, जो क्लास 6 से लेकर 10 तक को सोशल स्टडीज़ पढ़ाने का काम करता था। अब यहाँ पे कॉलेज ने सोचा, जस्ट थिंक अबाउट इट, कॉलेज का भी एक मानव संसाधन विभाग होगा जिसमें 1 लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, पूरी टीम हो सकती। उन्होंने क्या सोचा कि अरे हिंदी वाले सर तो खाली रहते हैं, लाओ उनको बोल दें एसएसटी की क्लास ले लेंगे। भाई क्लास लेने को तो वो ले लेंगे, मगर ये बताओ क्या बच्चों को वही ज्ञान की प्राप्ति होगी जो उनको एक सोशल स्टडी का टीचर पढ़ा रहा होता तब होती? क्योंकि दोनों की फील्ड तो भाई अलग अलग हो गई। एक शिक्षक जो कि हिंदी का है तो उसका फील्ड ही क्या है, हिंदी, ना तो सोशल स्टडीज़ उसको अच्छे से आएगा और ना तो उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उससे आए, क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट नहीं है।
एक सही एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा? सबसे पहले वो देखेगा कि क्या कॉलेज में क्या स्कूल में कोई और सोशल स्टडीज़ का टीचर अवेलेबल है। अगर है तो क्या उसके पास समय है पढ़ाने का? भाई ये भी तो देखना होता है। वो कोई और क्लास स्किप करके तो नहीं पढ़ाएगा 6 से 10 के बच्चों को। अब अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सही तरह से तो ऐड देना चाहिए। अगर आपका प्राइवेट स्कूल है तब तो आपको सरकारी नियुक्तियों की ज़रूरत भी नहीं। आप एक एडवर्टीजमेंट फ्लो करोगे न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में, फेसबुक पे, जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी अच्छी ऑडियंस रीच है। तो एचआर प्लानिंग का मतलब है जैसे ही कोई स्थान रिक्त होता है उसके पूर्ति के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो भाई उसकी पूर्ति के लिए हमने ये किया कि पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट दे दिया। बच्चों का लॉस ना हो तब तक हमने एक टेम्प्रेरी टीचर अपॉइंट कर लिया, या हमारे जो पुराने सोशल स्टडीज़ के टीचर थे उनको हमने बोल दिया कि सर अगर आप इस क्लास को पढ़ाइए या मैम आप इस क्लास को पढ़ाइए, हम आपको पेमेंट थोड़ी और देंगे। तो ये न्यायोचित हो गया ना कि भाई अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको पेमेंट मिल रही है, बट उससे हमेशा के लिए तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उतने समय के लिए भी उनकी क्लासेस चल रही हैं, ऐसा नहीं कि उनकी क्लासेस बंद हैं। एचआर प्लानिंग यही करता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे जल्दी जो कदम उठाने ज़रूरी है पहले तो हम वो कदम उठाते। फिर दूसरा स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, उसी में लिखा है और वो है स्टाफिंग। इस स्टाफिंग का प्रोसेस में काफ़ी कुछ आ जाता है। आगे चल के आपको रिक्रूटमेंट पढ़ाऊंगी मैं, सिलेक्शन पढ़ाऊंगी, इंडक्शन पढ़ाऊंगी, ओरिएंटेशन पढ़ाऊंगी, एंड सबसे टफ आ जाता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें कई सारे मेथड हैं, ऑन द जॉब मेथड्स, ऑफ द जॉब मेथड। ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में आती हैं। स्टाफिंग का अर्थ ये है कि एक कैंडिडेट जो कि केपेबल है उसको ट्रेन करके ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर केपेबल बनाना। ठीक, स्टाफिंग के बाद जो दूसरा स्टेप है वो भी देखेंगे ज़रा, एंड दैट इज डेवलपिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ हुम, ऑफ द एम्प्लॉय। हमने जिस एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया, हमने जिस एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया, अब उसकी डेवलपमेंट, उसको चीज़ों को सिखाना और बेहतर तरीके से, और इवैल्यूएशन मतलब उसके ऊपर ट्रेनिंग का कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, इसको इंश्योर करना। उसके बाद हम आते हैं जो हमारा चौथा स्टेप होता है, एंड दैट इज़ कंपनसेशन। कंपनसेशन का अर्थ है नौकरी लायक बंदा मिल गया, उसकी ट्रेनिंग हो गई, उसको पैसे कितने दिए जाने चाहिए। एम्प्लॉई के भी व्यू पॉइंट से वो कम ना हो, और कंपनी के व्यू पॉइंट से ऐसा एम्प्लॉय ज़्यादा खर्चीला भी साबित ना हो। जनरली जब हम एक टर्म पढ़ते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो हमें पता चलता है कि देश के लगभग ज़्यादा प्रतिशत जो वर्किंग क्लास है वो खुद को अंडर एम्प्लॉयड महसूस करती है। मतलब उनको ये लगता है कि वो मेहनत ज़्यादा करते हैं और उनको तनख्वाह कम दी जाती। कंपनसेशन मैनेजमेंट इसी चीज़ पे फोकस करता है कि एम्प्लॉय भी संतुष्ट रहे और एम्प्लॉयर को उस हिसाब से रिवॉर्ड्स भी मिले। एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब है उस बंदे की, भाई हमने करा दी, रिक्रूटमेंट हो गया, प्लेसमेंट हो गया, सारा कुछ हो गया, टीम में वो शामिल हो गया, अब वो टीम में रचता है, बसता है, और एम्प्लॉय जो है अगर एक ऑनेस्ट फ्रूटफुल एम्प्लॉय है जिसे अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा है, तो जनरली उसको ऐसे संस्था में कोई काम करने में दिक्कत नहीं होगी, एंड इवेंचुअली ही विल बिकम योर वर्क फोर्स, ही विल बिकम योर टीम। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो आपका सेक्शन ए आता है उस सेक्शन में ऐसे कुछ डेफिनेशंस पूछे जाते हैं कि भाई इस डेफिनेशन को बताओ 4 नंबर, इसको डिफाइन करो 4 नंबर। तो ऐसे टर्म जिनका कोई टॉपिक नहीं होता है, मगर अगर उनकी डेफिनेशन को समझे तो हमें एक अच्छा खासा मटेरियल मिलता है और नई चीज़ होती है। ऐसे टर्म्स को मैंने अपनी लिखी ई बुक में लास्ट में डेफिनेशंस करके दिखाया है।
जिससे एकदम एक ही जगह पे सारी डेफिनेशंस आपको अवेलेबल हो जाएं। तो जो पहला है उसका नाम है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। Okay, so we are going to start with the three major definitions. The first one is workforce diversity. Students, workforce diversity मल्टीनेशनल कंपनीज में जो वर्क कल्चर है, मल्टीनेशनल कंपनी में जितने लोग एम्प्लॉयड होते हैं वो इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे और रिलेट भी कर पाएंगे। या अगर आपके घर में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का अर्थ होता है जब एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जनरली जो बीटेक हायर्स करती है, बीटेक एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, तो वहाँ से केवल देश भर से नहीं, अगर ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है तो बड़ी जाहिर सी बात है कि उसके ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगे। और क्योंकि ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगे तो उनके रिक्रूट्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगे। मान के चलिए कोई बंदा यूपी से है, कोई मद्रास से है, कोई जर्मनी से है, कोई टर्की से है, इस्तांबुल से आ रहा है, इस्तांबुल टर्की में है। ये सारी चीज़ें, लोग एक संस्था में काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से कट के नहीं रह पाएंगे। कुछ आप उनके कल्चर के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन ही जाती है। आप कहीं जाइए नौकरी करने, तो जहाँ नौकरी करें आपके कुछ प्रिय मित्र बन ही जाएंगे। तो ये जो प्रिय मित्र आपके बन रहे हैं, ठीक है, ये वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को दिखाता है। ठीक है, आपके प्रिय मित्र है ना एक, ये वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को दिखाता है। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को बताने का मतलब ये है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है अंतर, और वर्क फोर्स मतलब हमारी टीम। तो टीममेट्स, बेसिकली आपके टीममेट्स में जो अंतर है कल्चरल रूप से, ओरिजिनल रूप से, वो अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, उनके तौर तरीके अलग हैं, वो अलग नेशनैलिटी को बिलोंग करते हैं, फिर भी वो साथ रह के एक संस्था के लिए काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसी को हम कहते हैं वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का जितना बेहतर रूप दिखेगा वो ऑर्गेनाइजेशन उतनी अच्छी काम करती है। ऐसी संस्था जहाँ पे एम्प्लॉयज़ आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े पे उतारू हैं, तो संस्था का एचआर डिपार्टमेंट तो परेशान रहेगा एम्प्लॉयज़ को ही सुलझाने में, वो कहाँ से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देगा। तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी में जो हमारी ई बुक में लिखा गया हुआ है, workforce diversity is a social phenomena within the organization under which every employee should be provided with equal opportunity। मतलब उसकी कास्ट, उसके रिलीजन, उसके जेंडर के आधार पे उस पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर उसका काम उस लायक है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, इंडियन है या कहीं बाहर देश का है, he must be compensated according to his work and work alone, nothing else। उसके आगे मैंने क्या लिखा है जरा देखेंगे। एक और चीज लिखी है, ध्यान दीजिए, वर्क प्लेस दैट शुड बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट का अर्थ क्या है? हरासमेंट यहाँ पे एक बहुत सीरियस शब्द है, ये मेंटल हरासमेंट की भी बात करता है और फिजिकल हरासमेंट की भी बात करता है। मानसिक प्रताड़ना देने का मतलब है किसी को बहुत प्रेशराइज्ड फील कराना, किसी को हर समय एक डर बना के रखना कि अगर ये काम नहीं करोगे तो बॉस आ जाएगा, ये वो। पर खैर आज के ज़माने में ऐसी मानसिक प्रताड़ना कोई झेलेगा नहीं, तुरंत वो बंदा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देगा। फिजिकल हरासमेंट एक बहुत सीरियस ऑब्लिगेशन, एक बहुत सीरियस ब्लेम है, एक बहुत सीरियस एलिगेशन है। फिजिकल हरासमेंट का अर्थ ये है जब कोई महिला या जब कोई पुरुष भी, आज के ज़माने में चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि ऐसे भी जघन्य अपराध होते हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। किसी व्यक्ति द्वारा अगर किसी व्यक्ति पे शारीरिक रूप से उस पर दबाव बनाने का, उत्पीड़न का ब्लेम लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, तो फिजिकल हरासमेंट के कैटेगरी में आता है। अगर एचआर डिपार्टमेंट उसको सीरियसली नहीं लेता है तो यहाँ पे आप बड़े आराम से पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं।
ठीक है, और महिला हेल्पलाइन वगैरह इसी के लिए होती है। अ डाइवर्स वर्क प्लेस इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू विच अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड सैलरी शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, कल्चर, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। यही होता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एक दूसरे के फैसलों के लिए, एक दूसरे के अंतर के लिए एक दूसरे का सम्मान करना। इज दैट ओके? अच्छा, दूसरा है हमारा VRS। इसका फुल फॉर्म है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो तुम CS की पढ़ाई कर रही हो, मान लो तुम्हारी बहुत अच्छी नौकरी लगी, बहुत अच्छी जगह, फिर तुम्हें 10 साल 15 साल काम किए, अच्छे खासे पैसे हो गए, तुमने सोचा कि पैसा बहुत कमा लिया, अब 15 साल में बुढ़ापा आने वाला है, मतलब 15 साल में तुम 60 की हो जाओगे। ये 15 साल जीवन में लेट मी ट्रैवल, लेट मी घूमो अराउंड द वर्ल्ड, लेट मी पार्टी शार्टी, तो तुमने VRS ले लिया। VRS का जो फिनोमिना है ये म्यूचुअल बेनिफिट का काम करता है। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि तुमने VRS ले लिया, यानी वॉलंटरी, स्वेच्छा से रिटायर होने का स्कीम, VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये संस्था और एम्प्लॉय दोनों के लिए फायदाजनक होता है। कैसे होता है? संस्था को जब लगता है कि हमारे पास उतनी प्रॉफिट नहीं बन रही कि हम इतने सारे एम्प्लॉयज़ का पेट पाल सकें, कॉस्ट कटिंग करनी है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, और कोई ऐसा एम्प्लॉय जो संस्था में, बहुत ध्यान से सुनना, 10 साल से ऊपर काम किया, 10 इयर्स मिनिमम काम किया, और वो संस्था से अब जाना चाहता है, तो उसको VRS स्कीम का ऑफर संस्था द्वारा दिया जाता है। इसमें आपको एक लंप सम रिटायरमेंट बेनिफिट पूरी की पूरी आपकी स्वेच्छा पे दे दी जाएगी। आप उस ऑर्गेनाइजेशन से एक रिटायरमेंट बेनिफिट लेकर जाएंगे, एक रिटायर एम्प्लॉय की तरह। फ़र्क बस इतना रहेगा कि आपके भी कुछ गोल्स थे जिस वजह से आप यहाँ पे काम नहीं करना चाहते थे, और उनको भी कॉस्ट कटिंग करनी थी, तो वो एम्प्लॉय कम करना चाहते थे। तो ऐसे में कंपनी जो है VRS स्कीम का मदद लेती है। जो हमारी ई बुक में लिखा है हम उसे देखते हैं कि VRS क्या है। देखिएगा, VRS इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल स्कीम फॉर एम्प्लॉयज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एम्प्लॉय के लिए भी है और संस्था के लिए भी है। अंडर दिस स्कीम एनी एम्प्लॉय हु हैज वर्क फॉर 10 years एंड इज एट लीस्ट अबव ऑफ 40 years ऑफ एज। आप 45 साल की हैं शालू, मान लीजिए, जब आप VRS ले रही, आपकी उम्र 40 से ऊपर होनी ही चाहिए, ऐसा सरकार कहती है, ऐसे VRS का कानून करता है। मे वॉलंटरी रिटायर फ्रॉम हिज और हर सर्विस एंड एंजॉय पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब वो बेनिफिट जो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला था वो उसको मिलेगा। इट बेनिफिट्स द कंपनी एज इट कैन रिड्यूस एक्सेस वर्क फोर्स एंड कॉस्ट कटिंग बेनिफिट्स। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डाउन साइजिंग। VRS एक सॉफ्ट टर्म है, हम किसी एम्प्लॉय के ऊपर ऐसे बंदूक रख के नहीं बोले भाग जाओ यहाँ से, VRS ले लो, इस तरह से बोलेंगे तो उसको पैसे भी क्यों देंगे। मगर डाउन साइजिंग ना, और खुद सोचो यदि कोई एम्प्लॉय हमारे संस्था में 10 साल काम किया है तो उसको ऐसे भगाने की कभी ज़रूरत भी नहीं आई होगी। डाउन साइजिंग ये थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट टर्म है। डाउन साइजिंग का मतलब ये है, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ सीरियल वगैरह में कहीं पे कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, स्कूलों में देखा होगा कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते जो बस बैठे रहते हैं, अपना क्लास भी लेना होगा, क्या करेंगे, 45 मिनट की क्लास है, 15 मिनट बाद जाएंगे, 15 मिनट पहले आएंगे, बीच के 15 मिनट पढ़ा दिए। डाउन साइजिंग का मतलब होता है ऐसे ही अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ जो संस्था के लिए केवल एक भार है, उनको कंपनी से निकालना।
डाउन साइजिंग को ले ऑफ या फायरिंग, ये वाला फायरिंग नहीं, नौकरी से निकाल, डाउन साइजिंग को ले ऑफ या फायरिंग भी कहा जाता है, जहाँ पे एम्प्लॉई के पिछले 1 साल के रिकॉर्ड को देखते हैं, क्या उसने संस्था के लिए सही में कुछ बहुमूल्य किया है। अगर नहीं किया है और बहुत छुट्टियां ली हैं तो ऐसे एम्प्लॉई को संस्था तुरंत निकालती है बिना किसी रिटायरमेंट बेनिफिट के, बिना किसी कुछ के, उस दिन तक की सैलरी देके। इसी को हम क्या कहते हैं, डाउन साइजिंग। इसी के साथ हमारे एचआर का पहला लेक्चर हुआ कंप्लीट, दूसरा लेक्चर हुआ कंप्लीट। और मेरे YouTube व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डेफिनेटली इस ई बुक को परचेज़ करिए। HRM की ये ई बुक परचेज़ करने के बाद, जो कि केवल 99 रुपीज़ की है, मतलब 100 रुपये भी कायदे से इसकी वैल्यू नहीं है, इसको परचेज़ करने के बाद आप BCom, MCom और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें आप HRM की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सारा मटीरियल आपको मिलेगा। कोई और किताब लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ये क्योंकि ई बुक के फॉर्म में है तो इट इज़ ईजिली पोर्टेबल। Thank you class, thank you viewers.